हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट है ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका 50 मार्क्स का। जितने भी आपके 50 मार्क्स के पेपर हैं सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो परसेंटेज का स्कोर होगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा, राइट। जल्दी से आ जाइए सभी और सभी बच्चे हो जाइए कनेक्ट। पिछली वीडियो में मैं आपको 60 तक के क्वेश्चन कवर करा चुकी हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूँ। बीच में कुछ टाइम का गैप हो गया है, अगर हो जाता है गैप तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले से भी मैंने काफ़ी सारा कंटेंट डाला हुआ है, आप अपने उसको करिए, उसको कंप्लीट करिए, उसको रिवाइज़ करिए। जो बच्चे पहले से कनेक्टेड हैं उनके लिए भी मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग बार बार रिवीजन ज़रूर लगाइए। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप एक दिन ज़ीरो हो जाएंगे। बिल्कुल ये सही बात बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। कोई कितना भी जीनियस बच्चा क्यों ना हो, अगर वो पढ़ाई डेली नहीं करता है, वो सोचता है कि मैं एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। चलिए फिर विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 61, अध्यापक की मुख मुद्रा और हाव भाव का कक्षा शिक्षण में क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण बताइए। अब देखो, जो अध्यापक है, जो टीचर है, उसकी जो मुख मुद्रा होती है, नयन मुद्रा होती है, संकेत होता है या फिर सिर हिलाना होता है, ठीक है। सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से हो, या हस्त मुद्रा हो, हस्त मतलब हाथ से कोई इशारा करे टीचर। हाव भाव प्रकट करने के लिए अशाब्दिक संकेत है, ठीक है। ये जो हाव भाव प्रकट किए जाते हैं ये क्या कहे जाते हैं, अशाब्दिक, नॉन वर्बल। एक वर्बल होता है, ठीक है। अब भावनाओं को प्रकट करने के लिए कभी कभी शाब्दिक कथन इतना प्रभावशाली नहीं होता जितना कि हाव भाव होता है। हर्ष विषाद के भावों को व्यक्त करने के लिए शिक्षक के चेहरे पर वैसे ही हाव भाव होने चाहिए। जिस तरीके से टीचर पढ़ा रहा है, जो चीज़ एक्सप्रेस करना चाहता है, तो उसके हाव भाव जो है वो उसके चेहरे पर झलकने चाहिए। तो ये होता है अशाब्दिक। और शाब्दिक होता है जब टीचर बोलकर अपनी बात को कहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, पुनर्बलन का अर्थ बताते हुए इसकी उपयोगिता बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन मैं कम से कम आपको 3 से 4 बार करा चुकी हूँ, इसको मैं दोबारा नहीं कराऊँगी। आप प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच करिए, उनमें मैं ये क्वेश्चन आपको कई बार करा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फिर, उत्तम शिक्षण सामग्री के अंतर्गत बिना लागत की सामग्री से आप क्या समझते हैं। मतलब शिक्षण सामग्री ऐसी भी हो जो उत्तम भी हो और बिना लागत की भी हो। तो बिना लागत की जो शिक्षण सामग्री का अर्थ है वो ऐसी सामग्री से है जिसको बनाने में कोई खर्च नहीं लगता है। ऐसी सामग्री के निर्माण के लिए आप अपने आसपास की उन वस्तुओं को लेते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है, मतलब जो वेस्टेड है, ठीक है, और जो बेकार की वस्तु की श्रेणी में आती हैं। शिक्षक को चाहिए कि ऐसी ही शिक्षण सामग्री का निर्माण करे जो बच्चों को ऐसी ही शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए प्रेरित करे, जिससे उनमें सृजनात्मकता का विकास हो, क्रिएटिविटी उनमें डेवलप हो। बच्चे खुद से क्रिएट करके लाए हैं ना, बिना किसी लागत के, बिना किसी खर्च के वो ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सके। जैसे कि लाइक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको एक, जैसे बच्चे वेस्ट मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ना, उसी तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियाँ बताइए। अब देखो, उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी है। इस शिक्षण के अंतर्गत बालक की कठिनाइयों को जानकर उनका निवारण किया जाता है। पहले आप बच्चे की कठिनाई जानेंगे कि उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तभी आप उसका निदान करेंगे ना, उसका निवारण करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण केवल छोटे बच्चों के लिए होता है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा और गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है। छात्रों की कठिनाइयों को सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के द्वारा जांचा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, योकम और सिम्पसन ने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्रों को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सरलता दे सके। अब इसकी कुछ प्रमुख विधियाँ भी हैं उपचारात्मक शिक्षण की, कि अगर बच्चों की समस्या को जानना है, सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा, है ना। अगर आप उपचार करना चाहते हैं किसी का भी,
तो सबसे पहले उसकी समस्याओं को जानेंगे, उसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके निवारण के लिए बहुत सारे आप उपाय करेंगे, जैसे कि व्यक्तिगत शिक्षण विधि अपना सकते हैं, उसके लिए सामूहिक शिक्षण विधि अपना सकते हैं, साधारण अभ्यास लिखित या मौखिक अगर बच्चे को रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद विशिष्ट अभ्यास, उसको अलग से स्पेशल उसको जो है प्रैक्टिस करा सकते हैं। पुनरावृत्ति और गृह कार्य, रेपिटेशन और बार बार उसको जो है होमवर्क, ये सारी चीज़ें करा के आप बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण प्रभावी बना सकते हैं। अब इसके लाभ क्या हैं, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है कि उपचारात्मक शिक्षण के लाभ बताइए। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं। एक तो इससे जो है छात्रों को उपस्थित अपनी समस्याओं का पता लग जाता है और उनका निराकरण हो जाता है। दूसरा है इससे छात्रों का मानसिक विकास किया जा सकता है। इसके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बन जाती है। बिल्कुल सही बात है ये भी। और नेक्स्ट पॉइंट है इस शिक्षण द्वारा छात्रों को उचित दिशा में मोड़ा जा सकता है। अगर आप बच्चे की समस्या को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे को एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी, सही डायरेक्शन मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 69 68 क्या है हमने अभी, बेटा सेकेंड एक बार मैं देख लेती हूँ। 65 क्या है, ठीक है। 66 क्वेश्चन पर हम लाई कर रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में आपको इतनी बार करा चुकी हूँ जिसका कोई कहना नहीं है ना। तो आप प्रीवियस वीडियोस वॉच करिए, उनमें समझिए। मैंने एक एक चीज़ आपको बिल्कुल वेल तरीके से एक्सप्लेन करके समझाई है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 2-3 बार कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग प्रीवियस वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब बाल केंद्रित के उद्देश्य पूछे हैं, देखो इसमें क्या उद्देश्य है इसके। स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है बाल केंद्रित में। बालकों को शारीरिक दंड ना देना, किसी भी तरीके से उसको फिज़िकल पनिशमेंट नहीं देना है। बच्चों को रटाने के स्थान पर सिखाने पर बल देना है। अधिगम क्रिया को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए बाल केंद्रित शिक्षक आवश्यक है। अगर आप लर्निंग को इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि जो आपकी एजुकेशन हो वो टीचर सेंटर्ड ना होकर चाइल्ड सेंटर्ड हो। आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व पूछा है। तो देखो जो बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है उसके द्वारा जो दिया गया ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, जिससे बच्चे सरलता से विषय वस्तु को सीख लेते हैं। इससे बच्चों में सामाजिक और नैतिकता का भी विकास होता है। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण दिया जाता है, सबसे ज़रूरी यही चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69 विवरण और वर्णन में दोनों में अंतर बताइए। तो विवरण क्या होता है। विवरण तो होता है किसी चीज़ का विस्तार करना। विवरण जो होता है वो संक्षिप्त होता है, और वर्णन जो होता है विस्तृत और दीर्घ होता है। ये बड़ा होता है, इसमें संक्षेप में कोई चीज़ बताई जाती है। संक्षेप में मतलब इन शॉर्ट। विवरण प्रविधि द्वारा तथ्यों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तार्किक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही चीज़ें अपनाई जाती हैं। विवरण जो होता है वो अधिकतम मौखिक रूप में दिया जाता है, जबकि जो वर्णन होता है मौखिक लिखित दोनों रूपों में होता है, ठीक है। विवरण का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको कोई कहानी सुनाई इन शॉर्ट में अपने शब्दों में बताई तो वो हुआ विवरण, लेकिन अगर मैं उसको पूरा वेल तरीके से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, लिखवा रही हूँ, ये हुआ उसका वर्णन, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 70 शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो देखो जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो 3 तरह की होती है। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य, ठीक है। ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। ऑडियो कौन से होते हैं, जिन्हें हम सुन के चीज़ों को सीखते हैं, जैसे टेलीविज़न, चार्ट, ये दृश्य है, विजुअल है, ठीक है। दृश्य मतलब विजुअल, जैसे जिन चीज़ों को हम देख कर सीखते हैं। टेलीविज़न से देख के सीखते हैं, चार्ट से, कंप्यूटर से कोई मॉडल है, कोई मानचित्र है, कोई गणित किट है, इस तरह का। श्रव्य होता है जो हम चीज़ों से तब सुनकर सीखते हैं, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। और दृश्य श्रव्य होते हैं जो दोनों चीज़ें हमारी उससे हो सकती है। हम सुन भी सकते हैं उससे और देख भी सकते हैं, तब चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है, सिखा सकते हैं बच्चों को। टेलीविज़न है, कंप्यूटर से आपको आवाज़ भी सुनाई देती है और आपको उस पर दिखाई भी देता है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें जब कंबाइन रूप से होती हैं, ठीक है, हाँ, कॉम्बिनेशन में होती है जब दोनों चीज़ें ऑडियो विजुअल, तो उसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री। यहाँ तक सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है
तो आप लोग फीडबैक के थ्रू मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जो बच्चे इंग्लिश से बिलोंग करते हैं, तो भी आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को आती है प्रॉब्लम। डीएलएड में आपको प्योर हिंदी में लिखना होता है, इंग्लिश वर्डिंग यूज़ नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खुद के मार्क्स कट हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। प्योर आपको हिंदी ही यूज़ करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जो बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जो बच्चे पहले से कनेक्टेड हैं वेल एंड गुड है। आप लोग अपना रिवीजन ज़रूर लगाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।